आप देख रहे हैं इस वक्त सलाम दक्कन। अयोध्या मामले पर जारी तनाजे के बीच मोदी काबीना के वजीर का बड़ा बयान आया है। मरकजी वजीर रामदास अठावले ने कहा है कि अयोध्या में मंदिर के साथ ही मस्जिद की भी तामीर होनी चाहिए, बात होनी चाहिए कम से कम, क्योंकि मुल्क की यकजहती से बड़ा कोई नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क में अगर मंदिर तामीर की बात हो रही हो तो मस्जिद की भी होनी चाहिए, क्योंकि कौमी यकजहती का यही तकाजा है। ये कहना है मोदी काबीना के वजीर और महाराष्ट्र के दलित लीडर रामदास अठावले का। इस मौके पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मामले पर कुछ ऐसा ही फैसला देने की गुजारिश भी की, ताकि दोनों मजहब के अकीदे को ठेस न पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संबंध में जल्दी से जल्दी निर्णय होना चाहिए जो भी है। और अध्यादेश के बारे में जो मांग हो रही है, वो अध्यादेश के बारे में अगर विचार होगा तो वो उतनी ठीक बात नहीं होगी। मेरी पार्टी का स्टैंड ये है कि हिंदू और मुसलमानों में एकता बरकरार रखनी चाहिए, और अगर मंदिर का विचार होता है तो वहाँ मस्जिद का भी विचार होना चाहिए। वहाँ दबाव डालकर कोई करने की कोशिश करेगा तो ये समाज में फूट डालने की बात हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर गंभीरता से विचार करके ऐसा कोई निर्णय दे ताकि दोनों का भी समाधान हो और समाज में फूट ना पड़े। बीजेपी और शिवसेना को छोड़ हुकूमत समेत तकरीबन एनडीए की सभी जमातें अदालत के फैसले पर अमल की बात कर रही हैं। लेकिन इसी बीच मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने दूसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट पर अपनी भड़ास निकाली। इस मौके पर उन्होंने खुलेआम अदालत पर कुछ मामलों में तफरीक लगाने की बात तक कह डाली। लोगों की उम्मीद थी कि डे टू डे इसकी सुनवाई होगी, जबकि देश के अंदर में आधी रात को कोर्ट बैठता हो किसी आतंकवादी के लिए भी, और कई अवार्ड वापसी गैंग, शहरी नक्सली जिन्हें कहा जाता, उनके लिए भी प्राथमिकता में कोर्ट में तिथि मिलता। लेकिन 100 करोड़ से ऊपर हिंदुओं के मन में चोट पहुंचा है। बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद उस वक्त के वजीर आजम नरसिम्हा राव ने मस्जिद बनाने की बात कही थी, लेकिन आज उसी पार्टी के सरबराह मस्जिद बनाना तो दूर, उसका नाम तक लेना गवारा नहीं करते। हालांकि मस्जिद बनाने की बात यूपी के साबिक सीएम मुलायम सिंह यादव ने भी की थी, लेकिन हालात के साथ साथ धीरे धीरे ये मामला मुस्लिम तंजीमों तक सिमट कर रह गया। ऐसे में मोदी काबीना के वजीर का ये बयान काफी मायने रखता है, जिसमें अठावले ने कौमी यकजहती का हवाला देते हुए मंदिर के साथ साथ मस्जिद बनाने की भी वकालत की है। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। इधर मालेगांव बम धमाका मामले में 7 मुलजिमीन पर दहशतगर्दाना साजिश करने का इल्जाम तय हुआ है, और इस दौरान अदालत ने मुलजिम दयानंद पांडे को लेकर हिंदू सख्तगीर तंजीम अभिनव भारत पर भी सवाल उठाया है। हालांकि पांडे तंजीम की रुकनीत से इनकार करते नजर आए हैं। अपने फैसले में एनआईए की खुसूसी अदालत ने मुलजिम कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा, दयानंद पांडे समेत सभी पर कत्ल और दीगर जराइम का मुकदमा चलाने का हुक्म दिया है। हालांकि मुलजिमान ने इसे एक तरफा कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा कि किस तरह पहले उन्हें क्लीन चिट दी गई और फिर दोबारा उन्हें मुलजिम बताया जा रहा है। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र में नासिक जिले के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को खौफनाक बम धमाका हुआ था, जिसमें कि 7 बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी, जबकि 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए थे। हमें बिना चांस दिए हुए वन साइडेड सब काम चल रहा है। सैंक्शन का मुद्दा वैलिड ढंग से अभी निर्णय नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, सबके निर्णय हैं कि पहले उसको डिसाइड किया जाए। उसको बिना सुने हुए चार्ज फ्रेम का एक तरफा निर्णय लिया गया है। ठीक है, अब कोर्ट है जो आदेश देगी हम मान्य करेंगे और आगे फेस करेंगे उसको। Today, the Honorable Special NIA Court has been pleased to frame charges under Section 302 of the Indian Penal Code and Section 16, read with Section 18 of the UAPA Act, Unlawful Activities Prevention Act. And the next hearing has been scheduled on the 2nd of November for the purpose of admission and denial of documents. In the meantime,
the judgment and order of this honorable court, which was pronounced on the 22nd of this month, deciding the issue of existence and validity of the issue of sanction under section 45(2) of the Unlawful Activities Prevention Act under the directions of the Honorable Supreme Court of India and the High Court. माननीय न्यायालय ने इस विषय पर परेशानी भी व्यक्त की कि जिस तरीके से एनआईए ने ये मैटर कंडक्ट किया या एटीएस ने ये मैटर कंडक्ट किया, 8 साल उन्होंने बर्बाद कर दिए और आज किसी भी हालत में वे चार्ज फ्रेम करेंगे, क्योंकि इस विषय पर उनको माननीय उच्च न्यायालय से निर्देश है कि मैटर एक्सपीडाइट करके डे टू डे चलाना है। भारतीय दंड विधान का 302 धारा 302 लगाई गई है और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की धारा 16 और 18 लगाई गई है, जो कि एडिंग और अबेटिंग ऑफ टेररिस्ट एक्ट है। कोर्ट ने साफ रूप से कहा कि आप अभिनव भारत के मेंबर्स थे, क्योंकि लेकिन अभिनव भारत ये टेररिस्ट संगठन है, कहीं पर भी नहीं कहा गया। अभिनव भारत के मेंबर के तौर पर साजिश रची और ये था, हाँ ये है। इधर तेलंगाना असेंबली इंतखाबात से ठीक पहले टीआरएस ने एक बार फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया है। एक सवाल के जवाब में कारगुजार डिप्टी सीएम महमूद अली ने कहा कि केसीआर हुकूमत अपने सभी वादे पूरा करेगी और पिछले वादे के मुताबिक उन्होंने मुसलमानों के 12% रिजर्वेशन का बिल पास करके मरकज के पास भेज रखा है। और इस मामले पर महमूद अली ने कहा कि मरकजी हुकूमत का फैसला लेते ही टीआरएस अगला कदम बढ़ाने से भी परहेज नहीं करेगी। उन्होंने तमिलनाडु की मिसाल देते हुए कहा कि तेलंगाना के मुसलमानों के हालात बेहद खराब हैं, इसीलिए उन्हें रिजर्वेशन की हर लड़ाई लड़ी जाएगी। हाँ साहब, वो भी जरूर देंगे। हम लोग 12% का ऐलान करे थे। और एक बात बोल देता हूँ, मेरे भाई भी है पूरे मीडिया वाले, कांग्रेस और कांग्रेस हुकूमत 40 साल तक रिजर्वेशन नहीं थी, 38 साल तक। जब 2004 में टीआरएस से अलायंस हुआ था, साहब गुलाम नबी आजाद साहब को बोले थे कि मैं मुसलमानों को रिजर्वेशन का वायदा किया था और उस वक्त हमारे अलायंस के अंदर हमको 42 सीट दिए थे, इसमें माइनॉरिटी की एक भी सीट नहीं दिए थे। तो जब हम डिस्कस करें तो गुलाम नबी आजाद रिक्वेस्ट कहते सीएम साहब, मैं वायदा कर रहा हूँ रिजर्वेशन का, आप इम्प्लीमेंट कीजिए। तो उन्होंने 5% सोनिया मैडम से बात करके ऐलान किया, बाद में 4% दिया। वो रीजन भी केसीआर साबित है। और ये जो 12% है, असेंबली में इसका बिल पास करें, काउंसिल में इसका बिल पास करें, गवर्नर साहब से अप्रूवल लिए, प्राइम मिनिस्टर के टेबल पे है बिल। अगर वो दे देंगे तो ठीक है, अगर नहीं देंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि तमिलनाडु में 68-70% रिजर्वेशन वहां दिया जा रहा है और तमिलनाडु से ज्यादा बैकवर्ड क्लासेस तेलंगाना में 86% बैकवर्ड क्लासेस है। आवाम से, खासतौर से मुस्लिम भाइयों से मैं ऐसे उनका भाई की तरह डिप्टी सिंह का वायदा करता हूँ, केसीआर साहब जो बोलते हैं करके बताते हैं और जरूर हमें इसमें कामयाबी मिलेगी आने वाले टाइम पे, क्योंकि हमारी हुकूमत अभी 4.5 साल गुजारी है और आगे जब टाइम मिलेगा और जरूर हम उसमें कोशिश करते हुए रिजर्वेशन दिलाएंगे। कर्नाटक में किसानों की बदहाली का सिलसिला जारी है। पहले बारिश, फिर सूखा और अब मौसम की मार के चलते उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। कलबुर्गी में इसी का जायजा लेने पहुंचे अफसरान के मुताबिक जिले में 28,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई है। हालांकि सर्वे के बाद उन्होंने इसका मुआवजा दिलाने की बात कही है। उधर किसान अपने कर्ज का रोना आज भी रो रहे हैं। उनका कहना है कि रियासती हुकूमत के लोन माफी के ऐलान के बावजूद, जो लोन माफी का ऐलान हुआ है, बावजूद इसके उन्हें राहत नहीं मिल रही है, क्योंकि सारे फैसले कागजों पर हो रहे हैं और पूछने पर अफसरान पैसा आने पर देने की बात करके टाल रहे हैं। Due to heavy rainfall deficit, the government of Karnataka has announced 6 taluks out of 7 taluks of Gulbarga district as drought affected taluks. Afzalpur, Chincholi, Chittapur, Kalburgi, Jewargi and Sedam are the 6 taluks. Except Anand, all other 6 taluks of the districts have been declared drought affected. Once it is declared drought affected, so the district administration, we conducted a joint survey with Revenue Department, Agriculture Department and Horticulture Department officials. So the joint survey is over. So based on the joint survey report, so we have found that 328,676 hectares of the total area sown has suffered from moisture stress. That is, they suffered a loss of more than 33% crop loss. So, and based on this joint survey report, so we have requested government to provide
247 crores to distribute to the farmers as a input subsidy, so that they will be able to start the next sowing season. हमारे पास बरगाल पड़ के कम से कम 3 साल हो गया, अभी तक कोई सरकार ने हमको 10 पैसा नहीं दिया। और सिद्धरामैया जी ने जो माफ़ किया था वो अभी तक 140 जने के खर्चा अभी आने का बाकी है। सोसाइटी को जाके पूछे तो क्या बोलते, और पैसा नहीं, आपको भरोसा नहीं तो अफजलपुर को पीएलडी बैंक को जाके पूछिए बोलते हैं। हम उनको पूछने गए कि बोले तो आया पैसा, बोले तो हम दे देंगे, वही कोई वादा नहीं। तो फिर कुमार स्वामी ने फिर आप भी 2 लाख तक खर्चा माफ़ किया है, और माफ़ किए के और कल देता परसों देता, यही चल रहा है। यहाँ पर हमारे तोर नहीं, मूंग नहीं और तिल नहीं है, और सूर्यपान फुल का प्रेशर पूरा लॉस हो गया। अब मजूरी के देने के लिए पैसा नहीं, लेबर हमारे पास काम को आने के लिए छोड़ दिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कश्मीर को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस और एआईएमआईएम ने पलटवार किया है। कर्नाटक से कांग्रेस एमपी मधु कोड़ा और एआईएमआईएम के सदर ओवैसी ने कहा कि वो पहले अपनी रियासत पर गौर करें। यूपी की बदहाली का जिक्र करते हुए लीडर ने कहा कि जहां पर उनके एमएलए रेप जैसे वाकयात कर रहे हैं, उन्हें दूसरी रियासतों में झांकने का हक नहीं है। वाज़ेह है कि एक तकरीब में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कश्मीर की कमान जब तक हिंदू राजा के हाथ में थी, हिंदू महफूज थे, लेकिन उनके जाते ही वहां के हालात खराब होते गए, जहां आज कोई भी महफूज नहीं है। स्वतंत्र भारत में कश्मीर को नहीं बचा पाया। कश्मीर से लाखों की संख्या में हिंदुओं को और सिखों को पलायन करना पड़ा। 1990 के दशक के प्रारंभ में कश्मीर के अंदर जो कुछ घटित हुआ था, याद करिए, 350 वर्ष पहले गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपना बलिदान देकर के कश्मीर की रक्षा की थी। आज जो कश्मीर बचा हुआ है, तो अपना बलिदान देकर के उस कश्मीर की रक्षा गुरु तेग बहादुर जी महाराज। देखिए, योगी आदित्यनाथ तो एनकाउंटर के नाम पर कई लोगों को ख़त्म कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार रही? बीजेपी और महबूबा मुफ्ती की। अब गवर्नर आप सरकार का है। आप क्या कर रहे हैं बताइए? वहाँ पर आप म्युनिसिपल इलेक्शन पोलिंग कराते, 2% पोलिंग, 2 आदमी वोट डालते हैं पोलिंग में, ये आपकी सरकार है। और आप देश को जा रहे हैं, पूरा ज्ञान दे रहे हैं। कभी झांक कर देखिए आपके उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं। भूखमरी से कितने लोग मर रहे हैं, किसान मर रहा है, और आप सारे दुनिया को बता रहे हैं। ये सब इन लोगों के ये नाटकबाजी है। अब देश जान चुका है इन लोगों को। Whatever attempts made or making by the BJP leaders, the chief ministers, central ministers, and Prime Minister himself, this is their sinister habit of raking up Hindu-Muslim issue whenever, whichever state election comes. People are seeing through. The economy is in doldrums. Rupee devaluated. Your demonetization, disastrous impact on the economy, and people, lakhs of people have lost jobs. You, under the Constitution, taken the oath to protect every citizen of the state which you are the chief minister. Under your chief ministership, the people in UP, be it Dalit and Muslim, are massacred. Women were raped by your own party leaders. There is no safety for women and common people. Ganga was never cleaned up, and you shamelessly traveling across the states trying to rake up religious feelings. You don't deserve to be the chief minister of Uttar Pradesh state, and stop making such provocative statements if at all you have any moral authority or respect to the Constitution of India. जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी दरअंदाजी को हिंदुस्तानी आर्मी के जवाबी कार्रवाई की असदुद्दीन ओवैसी ने तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाइयां होती रहनी चाहिए। हालांकि
कश्मीर के मौजूदा हालात के लिए उन्होंने बीजेपी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी टीडीपी की सरकार ने मिलकर के वहां के हालात और खराब किए बीजेपी पीडीपी की सरकार ने, और जबकि हुकूमत को ऐसी कार्रवाइयां करनी चाहिए कि पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज आ जाए। वाज़ेह है कि सरहद पर लगातार सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रही उनकी कई चौकियों को तबाह कर जवाब दिया था। आर्मी के जवानों ने एलओसी पर पाकिस्तान की उस चौकी को निशाना बनाया जो लगातार सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर हिंदुस्तानी आर्मी पर फायरिंग कर रही थी। ये फैसला हमारी फौज का है और जाहिर है उन्होंने हालात को देखते हुए और उन्होंने डिसीजन को उसके मुताबिक लिया है, तो यकीनन हम उस फैसले के साथ हैं क्योंकि वो बेहतर जानते हैं सरहद पर क्या हालात हैं। और यकीनन हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि सरहद पार से कोई टेररिस्ट या कोई घुसपैठी इनकर्शन ना हो, और इसके लिए जो भी इक़दाम करना है हमारी फ़ौज कर रही है। देखिए, जो फ़ौज ने जो एक्शन लिया है वहाँ की मुनासबत के लिहाज से हम उसकी तायीद करते हैं, मगर एक बात ज़रूरी है कि कश्मीर में आज अमन नहीं है। कश्मीर में कई नौजवानों ने हथियार उठा लिया है। कश्मीर में म्यूनसिपल इलेक्शन होता है तो 2% 1% होता है, तो इसलिए जिम्मेदारी भी मोदी सरकार पर आयद होती है। इधर दिवाली पर पटाखों के 2 घंटे फोड़े जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट अभी भी कायम है। तमिलनाडु सरकार की नजरसानी की अर्जी पर समाअत करते हुए अदालत उज़्मा ने कहा कि दिवाली पर 2 घंटे पटाखे फोड़े जाएंगे। हां, अगर रियासतें चाहें तो अपना वक्त मुकर्रर कर सकती हैं। तमिलनाडु हुकूमत ने अदालत से अपील की थी कि वो रियासती रिवायत को देखते हुए दीपावली के दिन सुबह पटाखे फोड़ने की इजाजत दे, साथ ही उसने इसके वक्त में भी इजाफा करने की अपील की थी, लेकिन अदालत ने वक्त बढ़ाने से इनकार करते हुए वक्त तय करने की छूट दे दी है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता 23 अक्टूबर को कहा था कि लोग दीपावली और दीगर त्योहारों पर रात 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक पटाखे फोड़ सकते हैं। Actually, today the matter was listened by the honorable benches headed by the Justice A.K. Sikri as well as Ashok Bhushan. The bench was heard by the matter. Tamil Nadu government was seeking the timing modification for the clarification of the which judgment was passed the last week. The court has accepted the timing 2 hours for busting the crackers. It is in all over South, it is South India. You can bust the crackers any of the 2 hours, whether you can bust it in the morning or evening. So the time has given. Then other thing, Sivagasi manufacturing crackers manufacturer, they go seek clarification of what is the green crackers. So they told that green crackers, the main thing is proposed for the emission level of the crackers level. Those who polluting the crackers, it should be burned. Like that they go explain the bench. Tomorrow regarding this they are passing the order. Since the state government of Tamil Nadu, they accept the modification timing. इधर आंध्र प्रदेश में वोटरों को बेदार करने की गरज से चलाई गई बड़ी मुहिम, जिसके लिए तारीखी रंगोली बना करके एक पैगाम देने की कोशिश की जा रही है। रियासत के कृष्णा जिले में बनाई गई इस रंगोली में अब तक की मुल्क की सबसे बड़ी से रंगोली माना जा रहा है। इससे पहले ये रिकॉर्ड यूपी के मिर्जापुर के नाम था, लेकिन अब ये आंध्रा के कृष्णा जिले के नाम हो गया है। इस मौके पर पहुंचे कलाकार और अफसरान ने मकामी लोगों और रंगोली बनाने वालों को मुबारकबाद पेश की। वहीं अफसरान ने वोटरों को बेदार रहने का मशवरा भी दिया। ये रिकॉर्ड जो है इसको कवर करने के लिए मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड दिल्ली से आया हूँ, राकेश कुमार वर्मा, और ये सेकंड रिकॉर्ड है इंडिया के अंदर जो पिछले रिकॉर्ड को ब्रेक किया गया है, जो मिर्ज़ापुर के अंदर किया गया था। इसका अरेंजमेंट जो है वो बहुत अच्छा था। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिलके, और मैं उम्मीद करूँगा कि और बढ़िया से और रिकॉर्ड भी बनाएं इन फ्यूचर में। रिकॉर्ड्स के अंदर 2520 पीपल्स इज टोटल, और एरिया जो है 4066 10293 स्क्वायर फीट एंड 122 ग्रिड्स 350 tons materials. Krishna district
a huge program has been organized which is creating history of sorts, because for the first time in the world logo, a map and a logo has been created by means of Rangoli over a space of 4,66,000 square feet, which is a record in the world. Nowhere in the world has a record been created where all of within half an hour such a huge area is covered by means of a map. India is the sovereign, socialistic, secular, democratic republic country. So they are, according to Election Commission Article 324, Election Commission has enormous powers to conduct the elections. In that scenario, September 1st, 2018, we have published the draft electoral roll under the Form 5, wherein 30,51,000 voters have been enrolled at that time. Now, we have conducted the sweep activities, we have conducted the balloons, we have conducted the missed call criteria, we have conducted the sand art. Now, we are concentrating on this India Rangoli, which is the largest Rangoli in the world, wherein we are going to complete 4,66,000 square feet Rangoli. Earlier record was 4,21,000, which has been achieved by the Mirzapur district of the Uttar Pradesh state. Now we are breaking that record and we are going to touch this 4,66,000 figure. And for this, we have designated nearly 122 grids. Each grid dimension is 19 into 19. The area is 4,66,000. Nearly 5,000 people have been drafted for this. Now the India map, we are going to have it. This indicates the nationality, unity, integrity, and Mother India calling and then enroll as a voter and making the election accessible. तो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के वोटर्स को बेदार करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली कर्नाटक के कृष्णा जिले में। नाज़रीन, इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है। आप देखते रहिए जी सलाम।